Assalamualaikum guys, it's me Sayyida Iman. Welcome back to my channel. So this is our novel The War of Death by Sayyida Iman, episode 8. निम्रा कराकर भी अहमद की बातों में ही गिरी थी। तो समझ ही नहीं आई थी आखिर इसने इतने सही अंदाजे इसकी ज़ात के बारे में कैसे लगाए थे। इसने तो कभी किसी को अपनी ज़ात से इतना आशना नहीं किया था, तो फिर कैसे वो इन्हीं सोचों में गुम ऑफ सोफे पर मौजूद थी। अभी ये कोई तीसरी बार साहिल निम्रा को आवाज़ दे चुका था। इसने एक दफ़ा फिर निम्रा को बुलाया। इस बार निम्रा जैसे होश में आई थी। जी जी, निम्रा ने हड़बड़ाते हुए कहा। अभी कहाँ गुम है आप? मैं कितनी दफ़ा आपको बुला चुका हूँ, सब ठीक है? साहिल ने सामने सोफे पर बैठते हुए परेशान से पूछा। हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे। निम्रा ने टालना चाहा। ऑफिस में कोई बात हुई है? साहिल ने एक दफ़ा फिर पूछा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, निम्रा ने ऐसी तसल्ली दी। ये मोटो कहाँ है? साहिल ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते कहा। रूम में ही है, अभी ही आई थी, वो फ्रेश होने गई है। तुम हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आए हो या घर गए थे? मैंने इसे पहले फजर के बारे में बताया और फिर इसे घर जाने के बारे में पूछा। नहीं गया, सुबह भी देर हो गई थी तो नहीं मिल सका, तो सीधा यहाँ आ गया। साहिल ने कान खुजाते मुँह फुलाकर कहा। साहिल, माँ बाबा को भी टाइम दिया करो, पारे वक्त पे सबसे ज़्यादा तो हक उनका है। आज इन्हीं की वजह से तुम इस मुकाम पर पहुँचे, और दोनों ना होते तो तुम भी इस मुकाम पर ना होते। निम्रा ने साहिल को समझाते कहा। निम्रा ने अक्सर इसे ये बात समझाती थी क्योंकि वो अपना ज़्यादातर फारिग वक्त इन लोगों के साथ ही गुजार देता था, जबकि वो तो जिस दिन फ्री होता है इस दिन अपने घर शक्ल भी नहीं दिखाता था। अभी यार इनके साथ में क्या बातें करूं? साहिल ने बेजारियत से कहा। वही जो हमसे करते हो, माँ बाप हैं तो इनकी कदर करो, वरना माँ बाप की कदर हम जैसे से पूछो। निम्रा ने साहिल को समझाना चाहा। ये सच था कि अरशद साहब की मौत और अली बेगम को भी जाने के बाद फजर और सहर को तो निम्रा की सूरत में माँ बाप दोनों मिल गए थे, लेकिन निम्रा खुद बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो नहीं चाहती थी कि साहिल बाद में पछताए, क्योंकि अक्सर हम वक्त के रहते इंसानों, चीज़ों और जज्बों की कदर नहीं करते, और बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। आप या क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? फजर निम्रा के पास आते आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। इसने निम्रा की आखिरी बात सुन ली थी। निम्रा ने इसे जल्दी से सीने से लगाया। अब ये मामा बाबा क्यों छोड़ कर चले गए? इन्हें नहीं पता था हम इनके बगैर नहीं रह सकते, फजर ने रोते हुए कहा, जबकि निम्रा खुद सबकी इंतहाओं पर मौजूद थी। फजर को सीने से लगाए बैठी इसकी अपनी आंसू जब्त करने के चक्कर में लाल हो रही थी। वो यहाँ आंसू नहीं बहा सकती थी, इसलिए अपने आंसू अंदर उतारते हुए बस मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते। आपको पता है ना, आपके आंसू मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। आप चाहती हैं कि आपकी अपिया को तकलीफ? निम्रा के सवाल पर फजर ने अपने सर निम्रा के सीने से उठाते जोर से नफ़ी में सर लाए और अपने आंसू जल्दी से साफ किए, जबकि साहिल सामने बैठा नम आंखों से इस हस्ती का कमाल जब देख रहा था, जो कभी कभी सोचता था कि कैसे कर लेती है वो ऐसा कमाल का जब, कहाँ से लाती है इतना सब्र। लेकिन अब यह अल्लाह ताला हमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते ना। इन्होंने हमसे मामा बाबा सहज सब कुछ छीन लिया, मैं अकेला छोड़ दिया। इन्होंने ऐसा क्यों किया? आप या क्यों? एक दफ़ा फिर आंसू आते हुए बोली। वो ऐसे ही थी, अक्सर जिक्र ना हो तो माँ बाबा को इतना याद नहीं करते थे, लेकिन जब जिक्र होता तो हमेशा ऐसे ही होती थी। लेकिन इसे संभालने के लिए निम्रा थी। मेरे बच्चे ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपसे प्यार ना करते थे तो आज आप इतनी खुश होती? आपको तो बहुत सी नेमतें मिल गई। आप अच्छा खाती पीती पहनती ओढ़ती हैं। आपने कभी इन बच्चों को देखा जो सड़क पर होते हैं? इनके कपड़ों की तरफ देखा है कभी? दिन में न जाने खाने को भी मिलता है कि नहीं, लेकिन आप जानते हैं, और वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर अगर इनके मुकाबले देखें तो हमारे पास वो सब कुछ है। माँ बाबा नहीं है तो क्या हुआ? अंकल आंटियाँ जो हमसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं। आपके पास दोस्त हैं जिनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बच्चे यतीम खानों में रह रहे होते हैं। और आप आजकल नमाज़ पढ़ी है? निम्रा ने फजर को बाजू से पकड़ कर पीछे की ओर से समझाने लगी। वो नहीं चाहती थी वो बदगुमान रहे। फिर आखिर में नमाज के बारे में पूछा, जिस पर फजर ने शर्मिंदगी से सर झुकाते नफी में सर हिलाया। वेरी बैड फजर, वेरी बैड। एक तो आप नमाज नहीं पढ़ी और फिर शिकवा भी कर रही हैं। निम्रा नफी में सर हिलाते अफसोस से कहा। सॉरी पिया, फजर ने शर्मिंदगी से कहा। चले, अभी तक मगरिब की अज़ान का टाइम हो रहा है, जाए वज़ू करें और नमाज़ पढ़ने। निम्रा ने फजर को प्यार से कहा तो फजर सर हिलाते चली गई। और तुम पढ़ रहे हो नमाज? निम्रा सिर्फ साहिर की तरफ तो वो एकदम हड़बड़ाया। वो वैसे भी यहाँ से खिसकने की सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था अब तोपों का रुख उसकी तरफ होने है। लेकिन इससे पहले निम्रा ने इसे पकड़ लिया। कभी कभी पढ़ लेता हूँ, साहिर सर झुकाए आहिस्ता आवाज़ में मन मनाए। अगर निम्रा की तवज्जो इसकी तरफ ना होती तो इसका जवाब भी न सुन पाती।
कभी कभी से क्या मतलब है तुम्हारा? निम्रा ने इस बार सख्ती से पूछा। जुम्मे की। साहिर बोला। साहिर, निम्रा ने अफसोस से पुकारा और उठकर जाने लगी। सॉरी आपकी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, साहिर ने निम्रा के आगे आते हुए कहा। साहिर, मुझे नमाज से देर हो रही है, जाने दे। निम्रा कहती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इसका रुख फजर के रूम की तरफ था। फजर ने रूम का दरवाज़ा खोला तो वो फ़ोन में बिजी थी। निम्रा को देखते इसने अलविदाई कलिमात कहते फ़ौरन फ़ोन कर दिया। तुम दोनों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, निम्रा ये कहती चली गई, जबकि वो दोनों पीछे शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े रहे। निम्रा अपने रूम में आई, अपना जाबतर और वज़ू करने वॉशरूम में चली गई। वापस आई और आराम से नमाज़ अदा करने लगी। नमाज़ अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू ही अता करने वाला है, तू ही सबका मालिक और राज़िक है। तेरा शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तू माफ़ फरमाने वाला है, हमें माफ़ फरमा। हमारे दिलों को नूर से, अपने नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह, बाबा और सहर को जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमा। इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मम्मा को सेहत याब कर दे। मेरे मालिक, वो तू ही ज़िंदगी और मौत देने वाला है। मामा को सेहत वाली ज़िंदगी अता कर। या खुदा पाक, फजर और साहिर नादान है, इन्हें माफ़ कर और इन्हें 5 वक्त का नमाजी बना दे। इन्हें हदायत की रोशनी अता फरमा। आमीन। अपने अल्लाह से दिल की तमाम बातें करने के बाद वो चेहरे पर हाथ फेरती उठ गई। अब इसने अपना फ़ोन उठाया और आरिफ का नंबर डायल करने लगी। पहली पल पर ही फ़ोन उठा लिया गया, जैसे किसी का फ़ोन का वेट हो रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ। फ़ोन उठाते ही आरिफ बेड पर नीम तराज नजर आया और जल्दी से बोला। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और इतना ही वेट हो रहा तो खुद ही कॉल कर लेनी थी। निम्रा इसके अंदाज पर कहा। नहीं कर लेता, लेकिन सोचा तुम बिज़ी होगी, जब भी फ्री होगी खुद ही कर लोगी। आरिफ ने कहा। हाँ हाँ, तुम तो बस यही कहोगे ना। निम्रा ने सर झटका। आरिफ, अच्छा एक बात तो बताओ। निम्रा, हाँ पूछो। आरिफ, आज अफनान मलिक क्यों आया था? निम्रा को इसकी बात पर हैरत हुई। निम्रा, तुम्हें कैसे पता? हैरानगी से पूछा आरिफ। बस पता है, तुम बताओ तो। निम्रा, शादी का कार्ड देने आया था, गहरा सांस लेते बताया। आरिफ, किसकी? निम्रा, अपनी और किसकी? आरिफ, इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इससे कुछ कहा क्यों नहीं? निम्रा, उफ तुम छोड़ो इन बातों को, बताओ क्या क्या सारे दिन? आरिफ, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। निम्रा ने फिर से अपने सारे दिन की दास्तान सुनाई, जिसमें साहिर और फजर वाली बात भी शामिल थी। आरिफ, पुराना लगे तो एक बात बोलूं? निम्रा, हाँ बोलो। मुझे लगता है वो जो हिजाब लेती है वो तुम्हारे कहने पर, वरना वो लेना नहीं चाहती। आरिफ की बात पर निम्रा सोच में पड़ गई और फिर इधर उधर की बातों में लग गई। लेकिन निम्रा के जहन में आरिफ की बात एक बात अटक गई थी। आरिफ से बात करते पुरानी मुलाजिम परी इसके हवाले कर गई थी। निम्रा कॉल बंद करके परी की तरफ मुतवज्जे। आई एम सॉरी, आई नो मम्मा बहुत बिजी हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं देती, लेकिन अभी मम्मा को खाना भी तैयार करना है। मम्मा अपने बेबी से रात को खेलेंगी, ओके? निम्रा परी को उठाए साथ किचन में ले आई। निम्रा ने परी को शेल्फ पर टेक लगाकर बिठाया और साथ बाहर से लाकर कुशन भी रखती और इसके पास खिलौने रखती और खुद खाना बनाने लगी और साथ परी को भी देख रही थी। निम्रा भी खाना बनाए रही थी कि परी ने रोना शुरू कर दिया। बस 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 बेबी, व्हाट हैपेंड? निम्रा ने परी को उठाया। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि निम्रा ने एक हाथ से परी को बामुश्किल उठाया था और दूसरे हाथ से खाना बना रही थी, जो कि नहायत ही मुश्किल काम था। अरे बेटा, किसी मुलाजमा के हवाले कर दो इसे, या खाना का किसी और को बोल दो। सिद्रा बेगम, जो भी अभी वहाँ आई थी, निम्रा को इतनी मुश्किल में देखते हुए बोली। ओह आंटी, आप कब आई? निम्रा ने सिद्रा बेगम को देखते हुए पूछा, जिन्होंने परी को इससे ले लिया था। मैं बस अभी ही आई हूँ। ये साहिर कहाँ है? सिद्रा बेगम ने जवाब दिया। साहिर के बारे में पूछा, पता नहीं है कहीं होगा। निम्रा ने सर से अंदाज में कहा। तुम नाराज़ हो इससे? सिद्रा बेगम ने निम्रा की तरफ देखते कहा। माँ थी की तरह पाला था, एक एक चीज़ के बारे में मालूम था इन्हें, लेकिन अक्सर वो भी निम्रा के बारे में जान नहीं पाती थी। छोड़े आंटी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। निम्रा ने सिद्रा बेगम को बाहर भेजते हुए कहा। अच्छा एक कप चाय? वो मुस्कुराते हुए बोली। जानती थी कभी नाराज़गी की वजह नहीं बताएगी, इसलिए पूछने का फ़ायदा नहीं था। कुछ ही देर में निम्रा चाय के साथ बाहर मौजूद थी और सिद्रा बेगम के साथ बातें करने लगी। अभी ने बातें करते कुछ ही देर गुजरी थी कि फजर आई। अरे आंटी, आप कब आई? निम्रा ने सिद्रा बेगम को देखते पूछा और पास जाते लाड से इनके गले में बाहें डाले। मैं तो अभी ही आई थी, तुम कहाँ थी? और ये शायद तुम्हारे साथ भी नहीं गए? निम्रा को प्यार करते हुए कहा। नहीं, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गई थी, वही गए हैं, फजर ने बताया, जबकि इस बात के दौरान निम्रा फजर को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए थी। अच्छा है, बताकर नहीं जाता, ये लड़का भी टेंशन रहती है मुझे। बेटा तुम ही कुछ समझाओ इसे। सिद्रा बेगम पहले खुद से और आखिर में निम्रा से बोली। जहाँ पर निम्रा ने सर हिलाया, परी इनकी गोद में बैठी ने अपना पूरा हाथ ही मुंह में डाले। निम्रा ने देख लिया था। मैं माँ
मैं समझाऊँ इसे, परेशान ना हुआ करें, जानती हैं कहीं नहीं जाते, इधर आसपास ही रहता है। निमरन तसल्ली देते हुए कहा, बस इसी बात की तसल्ली होती है, वो ज़्यादातर वक्त यही गुजारता है, वरना इसके पापा तो यहाँ आने पर भी गुस्सा होते हैं। सदर बेगम ने कहा, ये कहते ही उठ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके फिर आना। निम्रा की बात पर वो भी ओके कहते चली गई। इनके जाते ही निम्रा भी उठ गई और परी को उठाई किचन में गई और इसका दूध बनाने लगी। ओ मेरे बेबी को भूख लगी है, मम्मा का साबिर बच्चा, बस थोड़ी सी देर और सब्र करें। निम्रा साथ साथ दूध बना रही थी और साथ परी को उठाई से बातें भी कर रही थी। परी का दूध बनाते से वेटर बुलाती तो वो सो गई। ओ मतलब आज मेरी बेबी का रात को मम्मा को तंग करने का प्लान है। वेरी बैड। परी इस वक्त सो गई थी, मतलब इसने रात में उठना था और फिर ना ही खुद सोना था ना ही निम्रा को सोने देना था। निम्रा परी को रूम में छोड़ कर आई और खाना लगाने लगी। फजर अच्छे आज खाना खा लें। निम्रा ने फजर को आवाज़ दी, जो भी था वो फजर को भूखा छोड़ने से रही। आप यहाँ आप नाराज़ नहीं हैं? फजर जल्दी से आते निम्रा के गले लगते हुए बोले, नहीं हूँ नाराज़, आ जाओ खाना खाओ। निम्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। फजर एक बात बोले। निम्रा ने खाने के दौरान कहा, जी अब ये बोले। फजर ने खाने से हाथ रोककर निम्रा को देखा। फजर कल से बेशक हिजाब मत करके जाना, निम्रा ने संजीदगी से कहा। सच्ची आप यहाँ? फजर ने एकदम खुश होते हुए कहा। जी। निम्रा ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। निम्रा को इसके इस तरह खुश होने पर अफसोस हुआ था, मतलब वो आज तक सिर्फ इसके कहने पर इसके आगे इससे सोचा न गया। अब ये आप जानती हैं आप मेरा कितना दम घुटता है। थैंक यू। फजर अपनी खुशी में निम्रा के जज्बात देख ही न सकी। अब फिर निम्रा ने खाना भी नहीं खाया और सारी रात इसकी जागते और फजर के बारे में सोचते गुजरनी थी। अहमद घर आते ही पहले फ्रेश हुआ और साजिदा बेगम से शहीद का पूछते फातिमा के कमरे में आया। अहमद ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आगे भाई। फातिमा ने अहमद को देखते सलाम किया। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो साहबजादे यहाँ हैं और हम इन्हें पूरे घर में ढूंढते फिर रहे हैं। अहमद ने शेर को देखते हुए कहा, जो बेड पर बैठे फ्रूट्स खाने में मसरूफ था। अहमद की बात फिर फ्रूट इसे देता हुआ खा बोरा, जैसे कहना चाह रहा हो खाओ। शेर थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू कर चुका था। कैसा गुजरा दिन? फातिमा ने अहमद को देखते पूछा। इसके पूछने पर इसे आज का सारा दिन याद आया। दिन तो अच्छा गुजरा, लेकिन अजीब है तुम्हारी निम्रा। अहमद ने कुछ सोचते कहा। क्यों, क्या हुआ? फजर ने जल्दी से पूछा। यार क्या बताऊँ, इसके ऑफिस में कोई से मैम नहीं कहता, बल्कि सब नूर कहते हैं। सारे के बताने पर फातिमा हैरान। निम्रा ने कुछ कहती नहीं है? फातिमा ने हैरानगी से पूछा। ये तो असल बात है फाती के निम्रा खुद कहती है इसे मैम की जगह नूर का हो, बल्कि मुझे जब इसने कहा तो मैं तो ऐसा ही हो गया। फिर अहमद ने सारी बातें से बताई। मतलब देखा, फिर ऐसे ही फ़ैन नहीं हूँ मैं निम्रा नूर शराजी की। फातिमा ने इतराते हुए कहा। बस ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आए बड़ी ऐसे ही फ़ैन नहीं है। अहमद ने फातिमा की नकल उतारते कहा, जिस पर फातिमा ने मुंह बनाते अहमद की बाजू पर थप्पड़ रख किया। शर्म नहीं आती बड़े भाई को मारते हुए? आजकल की बहनों में तो शर्म ही बाकी नहीं है। अहमद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। तो आपको शर्म नहीं आती बहन की नकल उतारते हुए? फातिमा ने भी तो बदू जवाब दिया। शर्म वो क्या होती है? अहमद ने मुस्कुराहट बातें सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। भाई जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। फातिमा ने मुंह बनाते हुए कहा। बंदरिया? अहमद ने फातिमा की बात खींचते हुए कहा। आपने मुझे बंदरिया कहा? आप बंदर, आपका पूरा ख़ानदान बंदर। फातिमा ने कहते जुबान दांत तले दबाई, जिस पर अहमद कहकर लगाते हंस पड़ा। अम्मी भाई तंग कर रहे हैं। जब फातिमा से और कुछ न बन पड़ा तो वहाँ से होते साजिदा बेगम को आवाज़ देते कहा, जबकि अहमद इसकी बात पर हैरान हुआ था। मैं इसे तंग नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रही अभी का पूरा ख़ानदान बंदर है। इस बार हैरान होने की बारी फातिमा की थी। बस कर तो इतने बड़े हो गए हो, लेकिन लड़ते आज भी वैसे ही हो जैसे 2 साल के बच्चे हो। और अगर अपनी लड़ाई से फुर्सत मिल गई हो तो वह देखो ज़रा शहीद क्या कर रहा है। साजिदा बेगम ने दोनों को डांटते इनकी जो तवज्जो शहीद की जानिब करवाई, जो सारा फ्रूट प्लेट से नीचे फेंक चुका था। अरे ये क्या किया? पढ़वा दी ना दादों से डांट। अहमद शेर की तरफ मुतवज्जो होते बोला और हाथ नीचे गिरे फ्रूट्स उठाने लगा। साजिदा बेगम की जाते ही फातिमा और अहमद ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। आज कितने अरसे बाद दोनों इस तरह लड़े थे। बहन भाई बेशक जितने बड़े हो जाएं, इनकी लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यही हाल इनका भी था। अहमद शादी कर लो बेटा, मैं बहुत थकी हूँ। सारा दिन घर के काम करते हुए शेर को संभालते। वो लोग सब खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे जब साजिदा बेगम अहमद से बोली। सही कह रही है तुम्हारी माँ, अब बस कर दो। कब तक यूं ही अकेले रहोगे? शेर को अब एक माँ की ज़रूरत है। बीचान भी अहमद को समझाते बोली। नहीं करूँगा शादी में, ये सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं, बदकिरदार। क्या गारंटी है जो अब आएगी वो ऐसे नहीं करेगी? अहमद को एकदम गुस्सा आया था। नफरत होती थी लफ्ज़ औरत से इसे।
इसके मुताबिक सब लड़कियां ही एक जैसी होती हैं, जबकि ये हकीकत नहीं थी। अच्छा, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं और तुम्हारी बहन भी बद किरदार? साजिदा बेगम मुझसे बोली। अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा है? अहमद भी गुस्से से बोला। अभी तो तुमने कहा है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, बद किरदार तो सब में हम भी आते हैं। तो फिर तुम्हारे मुताबिक तो हमें भी बद किरदार, बेशर्म, बदलिहाज होना चाहिए। साजिदा बेगम इस बार तहामुल से बोली। इन्हें समझ आ गया था इस लड़की को कैसे समझाना है। अम्मी, अब आप गलत बात कर रही हैं, अहमद सबसे बोला। गलत बात नहीं कर रही, सिर्फ तुम शादी का कह रही हो और मैं कोई गलत बात नहीं है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि तुम लोगों के सब काम करती, फिर मुझसे में अब और हिम्मत नहीं है। चाहे जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें अब शादी करनी होगी। साजिदा बेगम पर हमें से बोली, जबकि बाकी दोनों खामोशी से बैठे इनकी तकरार सुन रहे थे। इनके घर में ये रोज़ का मामूल था। अदर साजिदा बेगम शादी की बात छेड़ती थी, उधर अहमद तब जाता था। मैं चाह रहा हूँ, ये कहते कि अहमद शेर को उठाते अपने कमरे की तरफ चल गया। क्या लड़का है, खाना भी पूरा नहीं खाया। बीजान सर झटकते बोली। वो खुद भी जानती थी अहमद अब शादी कर ले, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। अगली सुबह भी अहमद उठा और बगैर नाश्ते किए घर से चला गया। जानता था कि फिर से शादी की बात शुरू हो गई, फिर घर में बदमज़गी फैलेगी। इससे बेहतर था वो खुद ही चला जाता। सारी रात सो नहीं पाई थी। मम्मा से भी बातें करते करते वो थक गई थी। समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। इसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि आज तक फजर जो भी करती है ये वो इसने कभी दिल से नहीं किया। वो सिर्फ इसके कहने पर ये चीज़ें इसे गहरे दुख में मुब्तला कर रही थी। और इस वक्त किचन में खाना बना रही थी जब फजर चेहकती किचन में दाखिल हुई। ग्रीन और पिंक कॉम्बिनेशन की शर्ट और पिंक कलर का ट्राउज़र पहने, गले में दुपट्टा डाले, बगैर हिजाब के वो इसके सामने थी। अब ये कैसी लग रही हूँ मैं? फजर ने चहकते हुए कहा। बहुत प्यारी। निम्रा ने सरसरी से अंदाज में कहा। जाओ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। निम्रा इसे देखने से गुरेज कर दी। ये बात फजर नोट तो की, लेकिन इसे अपनी गलतफहमी समझ के डाइनिंग टेबल की तरफ चल गई। निम्रा ने इसके सामने इसका नाश्ता रखा और खुद किचन में चली गई। अब क्या आप नाश्ता नहीं करेंगी? फजर ने निम्रा को दोबारा से किचन में जाते देख पूछा। ओहो, नहीं, आप नाश्ता करो, मैं बाद में कर लूँगी। फजर ने निम्रा ने कहा तो फजर सललाती नाश्ता करने लगी। अब क्या चलें? फजर ने किचन में आते जहाँ निम्रा वैसे ही खड़ी थी। हाँ रुको, मैं ज़रा परी को लेकर निम्रा कहकर अपने कमरे में जाने चलेगी। और कुछ देर बाद परी को लेकर आई। लेमन कढ़ाई वाला सूट पहने, सर पर हिजाब लिए परी को उठाए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसे देखते ही फजर को कुछ अजीब सा लगा। वो इतने अच्छे बाद पहली मरतबा हिजाब के बगैर कुछ अजीब लग रहा। लेकिन फिर सर झटकते आगे बढ़ गए। निम्रा को मोहब्बत से उम्मीद थी कि शायद वो हिजाब ले ले, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो लोग गाड़ी में बैठे और फजर की यूनि की तरफ चले गए। यूनिवर्सिटी के बाहर पहुँचते निम्रा ने फजर के चेहरे पर साफ घबराहट देखी थी। फजर उतरी और अंदर की तरफ चल गई। निम्रा तब तक इसे देखती रही जब तक वो इसकी नज़र से ओझल ना होगी। निम्रा ने सीट की पुष्ट से सर टिकाते आंखें मूंदी और एक गहरा सांस लिया और एक हाथ से लड़क कर इसके गाल पर बहन निकला, जिसका इसे अंदाज़ा ही ना हुआ। परी पीछे बैठे हाँ बाहर देख रही थी। अब ऐसी आवाज़ हो गई थी शायद, इसलिए खामोश बैठी थी। निम्रा ने मोबाइल निकालते आरिफ का नंबर डायल किया और खामोशी से मोबाइल कान से लगाए बैठ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आरिफ की आवाज़ स्पीकर से गूंजी। निम्रा ने कोई जवाब न दिया। क्या हुआ? सब ठीक है? परेशान हो? कुछ हुआ है? फजर की कोई बात है? कुछ तो बोलो, मुझे परेशानी हो रही है। मैंने खामोशी से काट दी। आरिफ की बार बार कॉल जा रही थी, लेकिन वो खामोशी से आंखें मूंदे बैठी रही। वो इस वक्त खामोश रहना चाहती थी, किसी से बात नहीं करना चाहती। इसको रह रहकर फजर का बगैर के हिजाब की जाना याद रहता है। इसे वहाँ बैठी न जाने कितनी देर गुजर गई जब इसकी विंडो नॉक हुई। निम्रा ने देखा उसे वहाँ शायर खड़ा था, जो इसे बाहर आने का इशारा करता। निम्रा ने गहरा सांस लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक नज़र परी को देखा, जो अपने खिलौनों के साथ लगी हुई थी। आप ही ठीक है? साहिल ने निम्रा को बाहर आते ही पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निम्रा ने साहिल के सवाल को नज़रअंदाज करते अपना सवाल किया। मुझे आरिफ की कॉल आई थी, कह रहा था आप कुछ परेशान है, इसलिए आ गया। आप बताइए क्या हुआ? सब ठीक है? साहिल परेशानी से गोया हुआ। सब ठीक है, बस ऑफिस की टेंशन और कुछ नहीं। चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। इसने निम्रा ने मोबाइल पे टाइम देखते हुए कहा। 4:29 हो चुके थे। यार यू श्योर आप ठीक है? साहिल ने तसल्ली करना चाहिए। हाँ सब ठीक है। निम्रा ने साहिल को तसल्ली की और गाड़ी में बैठ के ओके मैं भी चलता हूँ। साहिल जानता था निम्रा अभी भी इससे नाराज़ है। निम्रा को बाद में मनाने का सोचते इसने भी घर की राह ली, क्योंकि इसकी ड्यूटी इनके टाइम भी थी। निम्रा ऑफिस में दाखिल हुई 10 हो रहे थे, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात थी। निम्रा बहुत काम ही लेट होती थी, अगर होती तो इन्फॉर्म कर देती थी। अस्सलाम वालेकुम नूर, सब खैरियत है? आज लेट होगी? फजर और परी ठीक है?
आप ठीक हैं? नूर सब खैरियत है? इस तरह के कई जुमले निम्रा के कानों में ने सुनने थे जब वो ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन नज़रअंदाज करते अपने कैबिन की तरफ बढ़ के। लगता है नूर किसी चीज़ को लेकर परेशान है। एक वर्कर ने कहा। सब एक जगह इकट्ठे हो गए। ये कोई आम बात नहीं थी। पहले इसका ले आना और फिर किसी के सवाल का जवाब न देना, तो ये इनका मसला है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अहमद ने कहा तो दिया, कह तो दिया, लेकिन इन सब की इस खुनख्वार नज़रें अहमद पर ही थी। इससे कुछ गलत होने का एहसास है। तुम कह रहे हो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? तुम्हें क्या पता वो हमारे लिए क्या है? अगर आज वो ना होते तो शायद हम में से बहुत से लोग ना होते। इसको देखो, इसने एक वर्कर की तरफ इशारा करते कहा। डिग्री होने के बावजूद ड्रग्स की लत पर लग गया था। नूर इसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाई। इसे देखो, इसके साथ ज्यादती हुई थी। माँ बाप ने कबूल नहीं किया। नूर ने इसे नौकरी और इज्जत से जीने का हौसला दिया। मैं खुद कर्जों में डूबा शख्स था। नूर ने मेरी मदद की, और अगर आज वो परेशान है तो तुम पूछ रहे हो कि हमारा क्या लेना था? वो लड़का नहायत ही गुस्से से बोला। इस वक्त साहिल पर एक और हकीकत आश्कार हुई थी कि फातिमा फजूल में निम्रा की फ़ैन नहीं, बल्कि इसके पीछे वजह थी। ओके, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था नूरा तुम लोगों के लिए क्या मायने रखती है। अहमद ने फ़ौरन कहा। इससे पहले कोई कुछ बोलता अहमद की टेबल का इंटरकॉम बजा। इसने आगे बढ़ते इंटरकॉम उठाया। कुछ देर बाद ओके कहते कॉल रख दी। सब इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। 5 मिनट के बाद सबके साथ मीटिंग है, इसने सबकी तरफ देखकर कहा, तो सबने सर हिलाया। 5 मिनट बाद निम्रा परी के साथ बाहर आए थे दिखाई दी। सब इसे देखते अलर्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, सबने यह जुबान होकर कहा। निम्रा ने भी संजीदगी से जवाब दिया। ओके, तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि नेक्स्ट वीक में मीटिंग है। ये मीटिंग और प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे कुछ छुपा नहीं है। इस मीटिंग में हमारे तैयार करता डिज़ाइंस के बेसिस पर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर तो ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है और हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे ये फैशन हाउस कंट्री के टॉप 3 फैशन हाउसेज में शामिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस मीटिंग के लिए आप लोग ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे जिन्हें इनकार न किया जा सके। निम्रन के सब की तरफ देखते हुए कहा। ओके, नोट्स सब ने जोश से एक जुबान होकर गया। मुझे मंडे तक सारे डिज़ाइन अपने टेबल। इससे पहले निम्रा मज़ीद कुछ बोलती, निम्रा के हाथ में पकड़ा फ़ोन रिंग हुआ। इसने फ़ोन यस करते कान से लगाया। फजर, अब ये प्लीज़ जल्दी से आ जाए, रोते हुए कहा। निम्रा, क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं परेशानी से? फजर, बस अब ये आप जल्दी से आ जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, ज़िद्दी लहजा। निम्रा, ओके आप रोना बंद करें, मैं बस अभी आई। निम्रा ने कहकर फ़ोन बंद किया। निम्रा परी को उठाई, जल्दी से अपने कैबिन में गई और अपना पर्स और चाबी उठाते बाहर। सब परेशानी से सही देख रहे थे। आप परी को यहीं छोड़ जाए, फाखना ने कहा। वहाँ फजर रो रही थी और इसने परी को यहाँ छोड़कर जाना ही बेहतर समझा और जल्दी से निकल गई। अल्लाह इनकी जो भी मुश्किल है आसान करती है, एक लड़की ने कहा तो सबने आमीन कहा। जबकि अहमद को तो रोज़ ही निम्रा का एक नया रूप देखने को मिलता था। निम्रा 20 मिनट का सफ़र 10 मिनट में तय करके यूरी पहुंची। निम्रा की गाड़ी से उतरते ही फजर भाग के निम्रा के सीने से लगती हिचकों से रोने लगी। जबकि वो दुपट्टा सुबह जो गले में मौजूद था वो इस वक्त सर पर था। निम्रा को जहाँ इस दुपट्टे में देखकर खुशी हुई थी, वहीं इस तरह रोते देख परेशानी हुई। निम्रा ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलते फजर को बिठाया और खुद भी बैठी। डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाते फजर को पानी पिलाया, जिसका रोना ही ख़त्म नहीं होता। क्या फजर, आप मुझे कुछ बताएंगी? आप परेशान करेंगे मुझे? निम्रा ने परेशान से पूछा। फजर का हिस्सा रोने से शदीद परेशानी में मुब्तला कर रहा था। आई एम सॉरी फजर ने कहा। फजर बिल्कुल चुप, मुझे आवाज़ ना आई अब आपकी, निम्रा ने सख्ती से कहा। तो इसकी सख्ती आवाज़ में फजर जल्दी से खामोश हो गई, लेकिन आंसू भी बह रहे थे। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? फजर के खामोश होते निम्रा ने पूछा। आप ही वो फजर ने बताना शुरू किया। फजर जैसे यूनी में दाखिल हुई, इसे अजीब बेचैनी घेर लिया था। इसको जानने वाले सब इसे अजीब नज़र से देख रहे थे, क्योंकि यहाँ से 1 साल से ज़्यादा हो गया था, लेकिन कभी किसी ने इसे हिजाब के बगैर नहीं देखा था, और इस तरह खुले बाल और बगैर हिजाब के। फजर इन लोगों की नज़रों से बची, जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंची। ये क्या फजर, आज तुम्हारा हिजाब कहाँ है? महर ने फजर को देखते हुए कहा। आज नहीं लेकर आई, क्यों अच्छी नहीं लग रही? महर जो खुद भी मॉडर्न थी, लेकिन फजर को इसने कभी ऐसे नहीं देखा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, महर ने जल्दी से कहा। अच्छा चलो, क्लास से देर हो रही है, फजर ने कहा। तो दोनों क्लास में चली गई। थोड़ी देर क्लास बैठने के बाद इन्हें मालूम हुआ मैम नहीं आई, तो वो दोनों बाहर निकल आई। यार तुम अपनी जगह पर जाओ, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है। मैंने फजर को देखते कहा। तो फजर चलाती अपनी मखसूस जगह चली गई, जो कि कदरे वैरान एक दरख्त के नीचे थी, जहाँ दूर दूर तक सब्ज़ा था। इधर अपनी जगह जाकर बैठी गई। अभी से बैठे कुछ ही देर गुजरी थी, केसी की क्लास के 3 लड़के वहाँ आए, जिनका काम ही अकेले लड़की को तंग करना था, लेकिन फजर का इनसे कभी सामना नहीं हुआ। कैसी हो लाडो रानी? वो लड़के इसके सामने बैठते हुए बोले, जबकि फजर ने इनको अपने पास बैठा देख एकदम खड़ी हुई। क्या चाहिए तुम लोगों को? फजर ने लड़खड़ाते लहजे में पूछा। तेरी जुल्फ़ें तो बड़ी हसीन है, आज तक छुपा कर रखी थी, एक ने फजर के बालों को छूते कहा।
चले जाओ यहाँ से। फजर ने अपने लहजे पर काबू पाते हुए कहा और फिर देखने लगी जहाँ कोई नहीं था, क्योंकि ये क्लासेस का टाइम था। अरे आज तो खुद नज़ारा बनकर आई है और चाहती है कि हम तुझे देखे भी ना। ये तो वो बात हुई ना, गुड़ भी रखो और चूटियाँ भी ना आए। इन्होंने हबादत से कहका लगाते कहा, जानती है तू आज तक क्यों बची रही? तेरे इस दुपट्टे की वजह से आज तेरे गले में है। हमें लगा तो तू बाकी जैसी रहेगी। पहले ने इसके नज़दीक होते हुए क्या मतलब है तुम लोगों का? फजर ने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, तो भी बाकी जैसी अपनी नुमाइश करने वाली है। इनकी इस बात में फजर साख्त हुई। नुमाइश, इनमें से एक में आगे बढ़ते इसका दुपट्टा गले से खींचना चाहा, लेकिन वो जल्दी से भाग गई और निम्रा का नंबर मिलाते ही इसे आने का कहा। जब तक निम्रा नहीं आई वो वहीं गेट के पास खड़ी रही और निम्रा को देखते ही इसके गले लग गए। ये सब सुनते निम्रा का चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हुई और गाड़ी से बाहर निकली और फजर को बाहर निकाला। चलो मेरे साथ। निम्रा ने फजर को साथ चलाते कहा। नो क्या प्लीज। फजर ने निम्रा के इरादे बहाम कर मिन्नत की, लेकिन निम्रा की एक नज़र काफ़ी थी। इस वक्त निम्रा को आंखों से फजर को डर लग रहा था। फजर चुपचाप निम्रा के साथ चलने लगी। कौन है वो? निम्रा ने फजर को ग्राउंड के दरमियान खड़ा करते हुए कहा। फजर ने एक की नज़र दौड़ाई तो वो लोगों से एक और लड़की को तंग करते नजर आए और फजर ने उनकी तरफ इशारा करते कहा, कहाँ जा रही हो? हमें भी। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलते इसे एक सन्नाटेदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद करी। ये थप्पड़ निम्रा नूर शराजी की तरफ से था। कौन है तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वो निहायत ही गुस्से से बोला। निम्रा ने एक और थप्पड़ से रिसीव किया। हिम्मत के बारे में बात करो, क्योंकि जितनी हिम्मत मुझ में है तुम सोच भी नहीं सकते। निम्रा ने गुस्से से कहा। बहुत से स्टूडेंट इसके इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। वो कौन? तुम आज से पहले देखा नहीं है और तुम भी है बहुत हसीन। चलो हमारे साथ। दूसरे ने आगे हाथ से निम्रा से कहा। लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस जो मुझे ऑफर कर रहे हैं। निम्रा ने कहा, तुम चलो तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। जीजा भी सामने आया। अच्छा। निम्रा ने कहते ही उसके पेट में एक ज़ोरदार लात मारी। तेरी इतनी हिम्मत तो मेरे दोस्त को मारेगी? ये शायद इनका बॉस था। इसने आगे बढ़ते इसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन निम्रा ने इसका हाथ रस्ते में ही रोकते एक ज़ोरदार झटका दिया। ना 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 सोचने भी ना करना करने की सोचना भी ना। जानते नहीं हो अभी मुझे। मैं जैसी कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम कुछ भी करोगे मैं खामोश रहूँगी। भी तुम जैसे को जवाब देना आता है। मैंने ये कहती इसके बाद में रोड डाला और वो दर्द से कराह उठा। तीसरे ने अपने दोस्तों की हालत देखी तो पास पर यूनिट उठाकर पीछे से निम्रा के सिर पर दे पाए। निम्रा की गिरफ्त ढील हुई जबकि स्टूडेंट सारे एकदम परेशान हुए। पिया आप ठीक है? फजर फौरन निम्रा की तरफ बढ़ी जो अपना सर थामे खड़ी थी और खून बहते इसके हिजाब का रंग चुका था। मैं ठीक हूँ, निम्रा ने संभलते कहा। निम्रा ने इसकी तरफ हाथ में ईंट पकड़ी। इस वक्त वहाँ टीचर्स आए। निम्रा आप? एक टीचर ने निम्रा को देखते हुए कहा। ये निम्रा के टीचर थे। आप 3 के ऑफिस चलो और तुम लोग भी। सर उस्मान ने पहले निम्रा और फिर इन लड़कों से कहा, जबकि फजर रोते हुए निम्रा के साथ चली थी। ये क्या कर दिया तूने? एक ने इस लड़के से कहा जिसने निम्रा के सर पे ईंट मारी थी। वो तुम लोगों को सबके सामने मारी थी। इसने जवाब दिया। से ये सब खुद ही भुगतना। वो लोग कहते आगे चलने, जबकि वो परेशान हो गया। वो लोग की टीम के ऑफिस पहुंचे। निम्रा को पहचान चुके थे। निम्रा ने इसे अपनी ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट की थी। ये आपको क्या हुआ? इन्होंने इसके सर से बहते खून को देखते पूछा। फतेह ने इन्हें सब कुछ बताया। निम्रा को शदीद चक्कर आ रहे थे। ओके आप पहले ट्रीटमेंट ले, फिर हम देखते हैं। टीम के कहने पर निम्रा और फतेह मेडिकल रूम की तरफ चले गए। निम्रा अपनी बैंडेज वगैरह करवाने के बाद दोबारा डीन के ऑफिस में मौजूद थी। अब आप क्या चाहती हैं? डीन ने निम्रा से पूछा। मैं चाहती हूँ इन्हें बच्चों को हरास करने के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दी जाए। निम्रा ने सख्त लहजे में कहा। इनके पेरेंट्स भी वहाँ से चुका हो चुके थे और अपने बच्चों की कारस्तानी सुन चुके थे, तो इसमें इनका क्या कसूर है? लड़कियाँ खुद ही इस तरह बनकर आती हैं। वो खुद चाहती हैं कि लड़के इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। एक की माँ ने कहा। निम्रा ने इस औरत की जानिब देखा जो चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप लगाए ग्रीन स्टाइलिश फ्रॉक में मौजूद थी। अच्छा तो फिर अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? किस पर बात करने से पहले खुद पर की तरफ देखने। निम्रा ने एक नज़र इस औरत की तरफ देखते हुए कहा। निम्रा आप हद से बढ़ रही हैं। दूसरी ने कहा जो खुद भी इसी तरह के ड्रेस में मौजूद थे। दुपट्टा सिरे से ही नहीं था। हद से मैं नहीं, हद से आप लोग के बेटे बड़े हैं। इन्होंने मेरी बहन को तंग किया है। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं इतनी आसान से। निम्रा ने सख्त लहजे में कहा। ओके तो हम इन तीनों बच्चों को सस्पेंड करें। डीन ने कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते, पहली औरत ने कहा। देखिए इन्होंने बच्ची के साथ बदतमीज़ी की है और फिर निम्रा का अच्छा खासा खून भी बहा। वैसे तो ये पुलिस केस बनता है, लेकिन इन्होंने पुलिस केस नहीं की, वरना आपके बच्चों का कैरियर तबाह हो सकता है। डीन ने कहा तो सब खामोश हुए और निम्रा फजर को लेती वहाँ से निकल। आई एम सॉरी अपिया, आई एम सो सॉरी। ना मैं हिजाब होता ना ये सब होता। आपको चोट
ना आपको चोट आती। आइंदा के बाद मैं कभी हिजाब नहीं उतारूंगी, आई प्रॉमिस। बाहर आते ही फजर निमरा के गले लगते जबकि फजर की आखिरी बात में वो मुस्कुराए। नो बेटा, आपकी झूठ बोलने की जरूरत नहीं, और ये अपने आंसू साफ करें। कितनी मरतबा कहा है आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, मत रोया कर। निमरा ने इसको खुद से अलग करते इसके आंसू साफ कर देगा। वो लोग थोड़ी देर में ऑफिस थे। निमरा के सर में शदीद दर्द था, इसलिए इसने सोचा परी को लेकर घर चलते हैं। ये क्या हुआ? निमरा ऑफिस में दाखिल होते ही इसके सर पर लगी पट्टी देख सर परेशान हुए। कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप परी को ले आओ, मैं घर जा रही हूँ। निमरा ने आराम से कहा और रहमत को परी को लेने भेजा। कोई नहीं, मैं यहाँ बैठूँ, ये पानी पियो। एक लड़की ने इसे कुर्सी पर बिठाते पानी दिया। निमरा ने पानी पिया। इतने में अहमद परी को ले आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी और बेहतर हो जाऊँगी। निमरा ने इसके परेशान चेहरे देखकर यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, ओके चलो अब फिर रेस्ट करना। इनके कहने पर निमरा सर हिलाती उठ खड़ी हुई, जबकि वो लोग इसे मुख्तलिफ हदायत दे रहे थे जिन पर वो सर हिला रही थी। थैंक्स फॉर योर टाइम, लव यू ऑल, शो योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।